हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि क्रांति के इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट प्रैक्टिकल वेज टू गेट 40 प्लस करेक्ट आंसर इन एग्रीकल्चर सब्जेक्ट इन आईसीआर यूजी। कैसे आप केवल इस पतली सी बुक के 80 से 100 पन्ने पढ़ के अपने 40 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट कर सकते हैं आईसीआर यूजी एग्जामिनेशन के अंदर। इस वीडियो के एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन करें। एक महीने में आपको पढ़ने के डेडिकेशन चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा आपको स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है, जो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इस वीडियो को प्लान करने से पहले मैंने सिलेबस डाउनलोड किया और उसको अच्छे से एनालाइज किया। तो आपको भी क्या करना है, सिलेबस इज द की फॉर सक्सेस। आगे इस वीडियो में हम देखें आपके सिलेबस के कौन कौन से पार्ट हैं। तो सबसे पहले आपका एग्रोनॉमी होता है प्लस सॉइल साइंस, ये आपका मेजर पार्ट हो गया। सेकेंड आपका हॉर्टिकल्चर होता है, ये सबसे इजी पार्ट है और ये सबसे ज़्यादा नंबर दे के जाएगा आपको। थर्ड पार्ट है आपका एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री हो गया। और फोर्थ पार्ट आपका बहुत ज़्यादा इजी होता है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए माइक्रोबायोलॉजी है, यहाँ पे आपके लिए बायोकेमिस्ट्री है, जेनेटिक्स आपके लिए बहुत इजी पड़ेगा। और जेनेटिक्स से क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको देखने को ही मिल जाएंगे। वेटेज वाइज हम देखें तो आपका सबसे ज़्यादा वेटेज होता है एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस का, ये आपको दे जाएगा 13 से 17 नंबर। हॉर्टिकल्चर में आप देखेंगे तो ये आपको दे जाएगा 11 से 12 नंबर। एनिमल हस्बेंड्री भी आपको दे के जाएगा 11 से 12 नंबर। और इस लास्ट पार्ट को हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं एग्रीकल्चर वाले, ये भी आपको दे के जाता है 11 से 12 नंबर, ठीक है। आपका माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक्स ये भी वेटेज कैरी करता है, तो उतना ही इंपॉर्टेंट है ये भी। मार्केट में आपको बहुत सारी बुक मिल जाएंगी, लेकिन इससे ज़्यादा कंपाइल बुक आपको नहीं मिलेगी। केवल 400 पन्ने हैं इस बुक के अंदर, लेकिन इसमें भी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सेलेक्टेड स्टडी करनी है। अगर आप इस बुक को बाई करना चाहते हैं तो 2 से 3 दिन में डिलीवरी हो जाती है बुक की, तो आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे मंगा सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसका PDF भी ऐप पे और टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। मैं रेकमेंड करूँगा आप बुक को फिजिकली मंगाएं, 2 से 3 दिन टाइम लगेगा, आप वेट कर लें, तब तक आप PDF से पढ़ लें। यहाँ पे सबसे पहले जनरल एग्रीकल्चर पार्ट एक्सप्लेन किया गया है। इस पार्ट को आप स्टार्टिंग में ज़रूर पढ़ें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर ये IVRI का आया था कि कहाँ पे सिचुएटेड है। रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक ना एक पूछा ही जाता है। 47 पेज नंबर पे देखेंगे तो आपको ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का ये पार्ट मिल जाएगा, ये भी आपके सिलेबस में है। यहाँ पे आपको ये केवल इतना ध्यान में रखना है कि एनुअल रेनफॉल किस में कितना होता है, जिसको आप इस चार्ट से कवर कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया गया है, इस चार्ट को आप पढ़ लेंगे तो सब कुछ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये पढ़ना है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, ये जो 2 टॉपिक हैं यही आपको पढ़ने हैं, ठीक है। आगे हम धीरे धीरे चलते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, ये आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि जैसे एग्रीकल्चरल क्रॉप्स प्लस फॉरेस्ट क्रॉप्स हैं तो इसको क्या बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे आपको 52 पेज नंबर पे क्लाइमेट मिलेगा। यहाँ पे गैसेस का कितना वॉल्यूम होता है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर यूज़। नेक्स्ट पार्ट आपको 62 पेज नंबर पे इरिगेशन पढ़ना है। इसमें कौन कौन से इरिगेशन है, सरफेस इरिगेशन, चेक बेसिन, रिंग बेसिन, इस तरह से आपको टाइप्स ऑफ इरिगेशन पढ़ना है और इनमें बेसिक कौन सी क्रॉप के लिए क्या यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ड्रेनेज पढ़ना है। ड्रेनेज में आपको इसका डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ ड्रेनेज आपको पढ़ लेना है। देन हम बात करें सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट, इसमें आपको ये जो डेफिनेशन दे के रखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना ही है, आपके सिलेबस में भी है। देन आपका ये लास्ट ईयर आपका पूछा गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पे वाटर यूज़ एफिशिएंसी किस क्रॉप की कितनी होती है, ये भी टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 8 में आप आएंगे पेज नंबर 72 में, तो यहाँ पे आपको टर्म्स मिल जाएंगे डिफरेंट क्रॉप्स में। इसका यूज़ आपको देखना है कौन सी क्रॉप में क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑयल परसेंटेज किस क्रॉप में कितना ऑयल होता है। प्रोटीन कंटेंट इन पल्सेस एंड ऑयल सीड, ये भी आपको एटलीस्ट मेन क्रॉप्स का देखना है, सोयाबीन, ग्राउंडनट, इनमें कितना होता है। आगे आपको क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है। क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ना है कि ग्रेमिनी फैमिली में कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं, लेग्यूमिनेसी में कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं। यूनिट 10 में आपको क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ना है। पैडी से क्वेश्चन ज़रूर आता है, 4 पन्ने हैं यहाँ पे, लेकिन एक क्वेश्चन के लिए आप 4 पन्ने तो एटलीस्ट पढ़ ही सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी इंपॉर्टेंट पार्ट में बता देता हूँ पैडी में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो कौन सा स्टेट लीडिंग स्टेट है, फिर उसके बाद कौन कौन सी स्पीसीज़ हैं, उसके क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, वेराइटीज़, इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ जो हैं जिसमें कुछ स्पेशल है वही आपको याद रखना है। सीड रेट आपको पढ़ लेना है। देन उसके बाद आपको पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट डिसीज़ है, जैसे एक खैरा डिसीज़ बहुत पूछी जाती है, और ये जो इंपॉर्टेंट दिए हैं इसमें से कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है, यहाँ से क्वेश्चन सीधे डायरेक्टली पूछा जाता है। सेकेंड आपका क्रॉप है वीट, जो डिस्कस किया है हमने राइस के लिए सेम उतनी ही चीज़ें आपको पढ़नी हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है वेराइटीज़ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे हाईलाइट करके दिया गया है। थर्ड आपका क्रॉप है मेज़।
नेक्स्ट है आपका बाजरा, ज्वार और शुगर केन, ये आपकी हो गई क्रॉप्स, ठीक है। इसके अलावा लास्ट में आपकी क्रॉप है चिप्पी। यहाँ पे चिप्पी में भी आपकी जो रेजिस्टेंट वेराइटीज़ हैं वो आपको पढ़ना है, जैसे अवरोधी विल्ट रेजिस्टेंट हो गई। पिजन पी में आप देखेंगे तो वेराइटीज़ कौन कौन सी हैं, लीडिंग स्टेट कौन सा है और इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगला आपका क्रॉप है कॉटन, यहाँ पे आपको हाइब्रिड वेराइटीज़ और वेराइटीज़ को स्किप नहीं करना है। ग्राउंडनट में आपको क्या पढ़ना है, स्प्रेडिंग टाइप कौन कौन सी वेराइटीज़ हैं और नॉर्मल वेराइटीज़ कौन कौन सी है, यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन में मिल जाएगा। अगली आपकी क्रॉप है मस्टर्ड, सेम चीज़ें यहाँ पे भी पढ़नी है। ओके, तो ये हमने कवर कर ली क्रॉप्स। जितनी क्रॉप्स हमने अभी डिस्कस करी हैं केवल उतने ही क्रॉप्स आपको पढ़ने हैं। यहाँ पे बहुत सारी एक्स्ट्रा क्रॉप्स दी गई हैं, इसको आपको नहीं पढ़ना। आगे यहाँ पे वीट साइंस पेज नंबर 1 to 3, यहाँ पे आपको मेनली क्लासिफिकेशन पढ़ना है। क्लासिफिकेशन में साइंटिफिक नाम क्या है मेजर वीड का और कौन सी क्रॉप में वो वीड होता है, ये जो दोनों टेबल है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे प्रोपगेशन मेथड का ये चार्ट भी आपका उतना ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं हर्बिसाइड में। ट्रेड नेम लास्ट ईयर भी आया था, यहाँ से क्वेश्चन जैसे इंपॉर्टेंट है आपका एलाक्लोर क्या हो गया, फ्लुक्लोरिन हो गया, पेंडिमेथिलिन हो गया। तो इस तरह से आपको अगर ये टेबल याद हो गई तो आपका एक क्वेश्चन पक्का, ठीक है। तो ये ट्रेड नेम वाला ज़रूर पढ़ना है आपको। तो ये हो गया हमारा वीड साइंस। आगे हम बात करते हैं सॉइल साइंस। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल, ये चार्ट आता ही आता है मैच द पेयर में। लोमी सॉइल में क्या होता है, सॉइल स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पे आपको सॉइल्स ऑफ इंडिया को अच्छे से पढ़ लेना है कि एलुवियल सॉइल है तो इसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ब्लैक सॉइल है तो ये कहाँ कहाँ पे होगी और इसमें कौन सा मिनरल रिच होगा। आगे आप देखेंगे पेज नंबर 172 में, तो यहाँ पे पैरामीटर्स ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लमेटिक सॉइल बताई गई है। ये भी आपका लास्ट ईयर 2 से 3 पेपर में पूछा गया था, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, अगर सलाइन सॉइल है तो इसका पीएच कितना होगा, इसका ईसी कितना होगा और इसका ईएसपी कितना होगा। आगे हम बात कर लेते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की। तो मैन्योर किसको बोलते हैं, फर्टिलाइजर किसको बोलते हैं और इसका डिफरेंस क्या है, ठीक है। इस पॉइंट को आप चाहे स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जैसे FYM हो गया आपका, वर्मी कंपोस्ट हो गया, इनका NPK आपको ज़रूर याद रखना है। फर्टिलाइज़र हम देखें तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन इसको आपको देख लेना है एक बार। और नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है, जैसे नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र है तो इसमें कौन कौन से फर्टिलाइज़र है, उसका नाइट्रोजन परसेंटेज कितना है। इसमें से एक क्वेश्चन आपका ज़रूर बनता है, अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन से क्वेश्चन बनेगा। फास्फोरस है तो परसेंटेज कौन से फर्टिलाइज़र में कितना है ये आपको याद करना है। फर्टिलाइज़र में ये चीज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन बायोस्ट्रेन्स ऑफ राइजोबियम। यहाँ पे क्या पूछा जाता है, डायरेक्टली आपको मैच द पेयर बोलेगा और बोलेगा कि आप बताओ कि जेपोनिकम किस में यूज़ होता है, ट्राइफोली किस में यूज़ होता है, तो ये आपको पढ़ना है। अदर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट पेज नंबर 184, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको जितना भी मटेरियल दिया गया है ये ज़रूर पढ़ना है। रोल ऑफ न्यूट्रिएंट, किस न्यूट्रिएंट का क्या काम होता है, एटलीस्ट आपको डिफिशियंसी, डिजीज़ और उसके डिफिशियंसी सिम्टम पता होने चाहिए। ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 2 से 3 पन्ने हैं, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे एक्सपेक्टेड रहते हैं। तो हॉर्टिकल्चर ऐसा टॉपिक है जो आपको कम टाइम में अच्छा नंबर देके जाएगा। हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट बताया गया है 197 में, स्किप नहीं करना है। जैसे आप इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, ऑनियन और गार्लिक कहाँ पे ज़्यादा होता है, नासिक महाराष्ट्र में ज़्यादा होता है। उसके बाद आप चूज़ कर सकते हैं ग्रेप्स कहाँ पे ज़्यादा होता है, पुणे महाराष्ट्र में होता है। सिट्रस कहाँ पे होता है, नागपुर महाराष्ट्र में होता है। जिसका प्रोडक्शन जहाँ पे ज़्यादा है इंस्टीट्यूट भी वहाँ पे सिचुएटेड होगा। इस ट्रिक को यूज़ करेंगे तो टाइम भी कम लगेगा और याद भी जल्दी होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स में देखें तो क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक आपको पढ़ना है एग्जाम्पल के साथ। फ्रूट टाइप में भी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आता है और एडिबल पार्ट्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पे मेजर न्यूट्रिशनल डिजीज़ बताई गई हैं। ज़्यादातर डिजीज़ आपकी बोरॉन की कमी से होती हैं और इसको भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। 3-4 ही आपको मेनली याद करने पड़ेंगे। कॉजेज़ ऑफ कलर एंड बिटरनेस इन फ्रूट ये आपको ज़रूर पढ़ना है, जैसे येलो कलर पपाया में किसके कारण होता है, रेडनेस ऑफ टोमेटो किसके कारण होता है, रेड कलर चिली में किसके कारण होता है, ये इंपॉर्टेंट आपके बन जाएंगे। पेज नंबर 202 की बात करें तो यहाँ पे ट्रेनिंग ऑफ ऑर्चर्ड कितने टाइप के होते हैं, प्रूनिंग किसको बोलते हैं और टाइप ऑफ प्रूनिंग क्या होती है। लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड भी आपके सिलेबस में दिया गया है। सिस्टम ऑफ प्लांटिंग आपको देखना है, स्क्वायर सिस्टम, रेक्टेंगुलर, हेक्सागोनल, क्विनकॉक्स, इनके आपको एग्जाम्पल भी देखने हैं कि कौन से फ्रूट में कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है। कमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हॉर्टिकल्चर में, क्योंकि अलग अलग टाइप से आपका प्रोपोगेशन किया जाता है, तो इसको भी आपको रट लेना है, ठीक है, एज इट इज़ रट लेना है। जैसा हमने देखा था क्रॉप प्रोडक्शन में राइस आपका इंपॉर्टेंट था, वैसे ही फ्रूट प्रोडक्शन में मैंगो इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। वैरायटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस पार्ट को स्किप मत करना, ओके। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, डिजीज़ और इंसेक्ट पेस्ट, इसको भी आपको स्किप नहीं करना। रेजिस्टेंट वैरायटीज़ आपको याद करनी है। अगली क्रॉप देखेंगे यहाँ पे बनाना, वैरायटीज़ को स्किप नहीं करना है। सिट्रस में भी आपको वैरायटीज़ स्किप नहीं करना है। पपाया में भी आपको वैरायटीज़ और डिजीज़ स्किप नहीं करने हैं, ओके। पोमोग्रेनेट हमारे सिलेबस में नहीं है। आगे हम देखें ग्रेप, ग्रेप में वैरायटीज़, ठीक है,
तो ये था हमारा हॉर्टिकल्चर क्रॉप। अब हम बात करेंगे वेजिटेबल क्रॉप्स की। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेने हैं आपको वेजिटेबल में। बॉटनिकल नेम आपको पढ़ना है कौन कौन सी क्रॉप्स के जो हमारे सिलेबस में है। सिलेबस हम आगे देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है कि कौन सी क्रॉप हमारी एनुअल है, कौन सी बैनुअल है, कौन सी लॉन्ग डे है, कौन सी शॉर्ट डे है, कौन सी डे न्यूट्रल है, एग्जाम्पल के साथ। टोमेटो इंपॉर्टेंट है, उसमें भी वेराइटीज़। आगे ब्रिंजल आपको पढ़ना है। ब्रिंजल में भी सेम जो हमने डिस्कस किया था टोमेटो के लिए उतने ही पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। आगे कैबेज है आपका, कैबेज के साथ साथ कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर प्लस ऑनियन। इसमें आप डिसऑर्डर याद कर लें, कौन सा डिसऑर्डर किसके कारण होता है। और ऑनियन में आप देखेंगे तो वैरायटीज़ रबी सीजन की कौन सी है, खरीफ सीजन की कौन सी है। रूट क्रॉप्स में आपके 2 सिलेबस में है, रेडिश और कैरेट। इसमें आपका सीड रेट इंपॉर्टेंट रहेगा और वैरायटीज़ भी। आगे हम बात करें फ्लोरिकल्चर में, तो फ्लोरिकल्चर में आपका कहीं से क्वेश्चन आए या ना आए, रोज़ से आता ही है। रोज़ में आपका इसका प्लांटिंग मेथड कौन सा है और इसके वैरायटीज़ कौन कौन सी हैं। ग्लेडियोलस में आपको क्या पढ़ना है, वैरायटीज़ दी गई हैं, जितना डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है वही आपको पढ़ना है। क्राइजेंथेमम, मैरीगोल्ड। फ्रूट प्रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा पार्ट है, ज़्यादा नंबर देख के जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन ये आपको पढ़ना है कि कैनिंग क्या होती है, कैनिंग का टेम्परेचर क्या होता है। जैम और जेली में यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है। टीएसएस बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी इससे क्वेश्चन आए थे इस टेबल से। आप टीएसएस इसका याद करें केवल, उसके अलावा कुछ याद करने की जरूरत है नहीं यहाँ पे। आगे यहाँ पे प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में हम देखें तो सेल आपको पढ़ना है पूरा, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड दोनों चीज़ें पढ़नी है। फिर उसके बाद आपका जो ये यूनिट 6 है 350 पेज नंबर पे, इसमें आपको जीन इंटरेक्शन के रेशियो पढ़ने हैं, ये आपके आते हैं एज इट इज़, इसको याद कर लेना। लास्ट में हमारा एनिमल प्रोडक्शन पार्ट है, इसमें आपको ज़्यादा पन्ने नहीं है लेकिन ज़्यादा नंबर आपको दे के जाएगा। मुश्किल से 5 से 6 पन्ने हैं, इसको अगर आप पढ़ लेंगे तो 7 से 8 नंबर आपके यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे। क्वेश्चन कहाँ से आता है मैं आपको बता दूँ, कॉमन टर्म्स हैं, जैसे ग्रुप के टाइप को क्या बोलते हैं, कैटल के, मेल को क्या बोलते हैं। इस तरह से आपको अगर ये जितने हाईलाइट वाले पॉइंट है वो भी याद हो गए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर आपको पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव साइकिल आपको पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ कैटल ब्रीड में आपको क्या पढ़ना है, डेयरी ब्रीड है तो उसमें नेटिविटी क्या है उसकी और फीचर क्या है उसके, ठीक है। इसी तरह से आपको एक्जॉटिक ब्रीड पता होनी चाहिए, बफेलो की ब्रीड पता होनी चाहिए और कॉमन डिसीजेज भी आपको याद रखनी है। सीप ब्रीड भी आपको पढ़ना है, एक्जॉटिक ब्रीड भी पढ़ना है, गोट ब्रीड भी पढ़ना है। डिजीज़ को स्किप नहीं करना है और ब्रीड को स्किप नहीं करना है, ठीक है। और 4 पन्ने में क्या ही स्किप करोगे यार, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। कुछ टॉपिक्स जैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्शन, हाउसिंग, फीडिंग, मैनेजमेंट ऑफ काफ्स एंड अदर एनिमल्स, ये टॉपिक यहाँ पे इस बुक में नहीं है। तो करीब आपका 4 से 5 नंबर इन टॉपिक से आता है एक एक क्वेश्चन, तो आपका एटलीस्ट 6 से 7 नंबर इस टेबल से कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो ये चीज़ें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी एनिमल हस्बेंड्री में। सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, जितने भी पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं एटलीस्ट उनको आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद जो हमारा चार्ट में रहता है, ठीक है, चार्ट जैसे हमने ये देखा था, इनको आपको उसके बाद टाइम मिले तो आपको पढ़ लेना है, ठीक है। जैसा हमने इस बुक में देखा आपको एटलीस्ट 3 से 4 पन्ने डेली पढ़ना ही पढ़ना है, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आगे हम देखें, आपका जो ये 3 से 4 पन्ना रहेगा इसको आपको पढ़ने से पहले मॉर्निंग में रिवाइज करना है। 15 से 20 मिनट लगेगा एटलीस्ट आपको वापस से पढ़ने के लिए। दूसरे दिन आपको ये रिवाइज करना है और तीसरे दिन आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे उसी चीज़ को रिवाइज करने के लिए। तो जो भी आप चीज़ें पढ़ रहे हैं एटलीस्ट 2 बार कम से कम और 3 बार आपको रिवाइज करना है सेम चैप्टर को। जैसे ही आप नया चैप्टर पढ़ने जाएंगे तो सबसे पहले आपको इस पार्ट को रिवाइज करना है, देन आपको नया पार्ट स्टार्ट करना है 3 से 4 पन्ने वाला, ठीक है। इसी तरह से आपको ये साइकिल फॉलो करते जाना है, पुराना भूलना नहीं है और नया पढ़ते जाना है। थोड़ा थोड़ा रिवाइज करेंगे तो टाइम भी कम लगेगा और आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन है, वो भी सॉल्व हो जाएंगे। आई होप इस वीडियो से आपको एक क्लियर आइडिया लग गया होगा कैसे हमें सिलेबस कवर करना है और कैसे हमें 40+ स्कोर करना है ICAR UG एग्जामिनेशन के अंदर एग्रीकल्चर पार्ट में। तो वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। मिलता हूं मैं आपको किसी नए वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहें कृषि क्रांति यूट्यूब चैनल सचिन आनंद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।